नमस्कार, न्यूज 18 बिहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। देश भर में 102 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग है, जिसमें बिहार की भी 4 सीटें शामिल हैं। ये 4 सीटें हैं जमुई, गया और औरंगाबाद और नवादा की। बुधवार की शाम देश भर की 102 सीटों पर प्रचार का शोर थम गया और इसी के साथ शुरू हो गया 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटिंग का काउंटडाउन। 19 अप्रैल को पहले फेज में देश भर की 102 सीटों पर वोटिंग है। इसमें बिहार की 4 सीटें शामिल हैं। बिहार में पहले फेज की जिन 4 सीटों पर वोटिंग है, उनमें जमुई, गया, औरंगाबाद और नवादा सीट है। इन 4 सीट पर कुल 38 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन ज्यादातर सीटों पर लड़ाई सीधी एनडीए और इंडिया अलायंस के बीच ही है। जमुई सुरक्षित सीट से इस बार चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को मैदान में उतारा है। उनका सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। जमुई में ही रैली कर पीएम मोदी ने बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत की थी। पहले फेज में औरंगाबाद में भी वोटिंग है। बीजेपी से लगातार 3 बार के सांसद रहे सुशील कुमार सिंह का मुकाबला आरजेडी के अभय कुशवाहा से है। राजपूतों का गढ़ मानी जाने वाली सीट पर आरजेडी ने इस बार कुशवाहा जाति के अभय कुशवाहा को मैदान में उतारकर एक चुनावी एक्सपेरिमेंट किया है। हालांकि अब तक हुए चुनाव में औरंगाबाद से राजपूत उम्मीदवारों को ही जीत मिलती रही है, चाहे वो जिस भी पार्टी से हो। वहीं गया की यदि बात करें तो गया से पूर्व सीएम और हम प्रमुख जीतन राम मांझी चौथी बार भाग्य आजमा रहे। जीतन राम मांझी का मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत से 1991 में सर्वजीत के पिता के हाथों जीतन राम मांझी चुनाव हार चुके हैं, लेकिन इस बार दोनों तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं। बिहार में पहले फेज की 4 सीट पर सबसे दिलचस्प लड़ाई नवादा सीट को लेकर है। नवादा में बीजेपी से पूर्व मंत्री सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर चुनाव मैदान में हैं, तो आरजेडी ने श्रवण कुशवाहा को टिकट देकर एक चुनावी प्रयोग करने की कोशिश की, लेकिन श्रवण कुशवाहा को टिकट मिलने के बाद आरजेडी में बगावत देखने को मिली। राजबल्लभ यादव के भाई विनोद यादव ने निर्दलीय मैदान में उतरकर नवादा की चुनावी जंग को बहुत ही दिलचस्प बना दिया है। वैसे गायक गुंजन सिंह भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला विवेक ठाकुर, श्रवण कुशवाहा और विनोद यादव के बीच माना जा रहा है। तो प्रचार का शोर थम चुका है और अब सबको इंतजार है वोटिंग का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अब आपको दिखाते हैं उस औरंगाबाद लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास, जो बिहार के पहले फेज की 4 सीटों में शामिल है, जहां 19 अप्रैल को मतदान होना है। तो आइए जान लेते हैं औरंगाबाद सीट पर कब कब कौन कौन चुनाव जीता और इस बार किसके किसके बीच है मुख्य मुकाबला। औरंगाबाद लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो इस सीट पर कभी कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था। कांग्रेस ने यहां से लगातार 7 चुनाव जीते। यहां के पहले सांसद सत्येंद्र नारायण सिंह थे, जो कि कांग्रेस के टिकट पर 1950 में चुनाव लड़े और विजयी हुए। इसके बाद सत्येंद्र सिंह ने 1952, 1957, 1971, 1977, 1980 और 1984 का चुनाव लगातार कांग्रेस की टिकट पर जीता। सत्येंद्र नारायण सिंह के चुनावी विजय रथ को 1989 में जनता दल के प्रत्याशी राम नरेश सिंह ने रोका। राम नरेश सिंह ने 1989 और 1991 में औरंगाबाद सीट पर जीत दर्ज की। इसके बाद जनता दल के वीरेंद्र सिंह ने 1996 का चुनाव जीता। यानी पहली बार 1989 में कांग्रेस के हाथ से औरंगाबाद की सीट निकल गई। उसके बाद महज 2 बार यहां से कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार जीत पाया। 1999 में कांग्रेस की श्यामा सिन्हा जीती, तो 2004 में कांग्रेस के निखिल कुमार को जीत मिली। पिछले 3 चुनाव से औरंगाबाद सीट से सुशील कुमार सिंह सांसद हैं। 2009 में सुशील कुमार सिंह जेडीयू की टिकट पर पहली बार सांसद बने। उसके बाद 2014 और 2019 के 2 चुनाव में सुशील कुमार सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की और एक बार फिर एनडीए उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में हैं। दूसरी ओर आरजेडी ने जेडीयू से आए अभय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, जबकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि बंटवारे में औरंगाबाद की सीट उसके खाते में जाएगी। अब देखना होगा इस बार जनता जनार्दन का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।
जमुई लोकसभा सीट का इतिहास और सियासी समीकरण क्या है, इससे रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। जाति के लिए आरक्षित जमुई लोकसभा क्षेत्र का गठन 3 जिलों जमुई, मुंगेर और शेखपुरा के इलाकों को मिलाकर हुआ। वैसे 1952 में जब देश में पहला आम चुनाव हुआ तो जमुई मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। जमुई लोकसभा सीट पर पहला चुनाव 1962 में हुआ और जमुई के पहले सांसद बने कांग्रेस के नयन तारा दास। परिसीमन के बाद यह लोकसभा क्षेत्र 2008 में दोबारा अस्तित्व में आया। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट से 2009 में जेडीयू के भूदेव चौधरी सांसद बने। उसके बाद से लगातार 2 चुनाव में एलजेपी के चिराग पासवान को जीत मिली। 2014 और 2019 में चिराग पासवान बड़े मार्जिन से जमुई के सांसद चुने गए। 2024 में जमुई की सीट चिराग की पार्टी एलजेपीआर के ही खाते में है। इस बार चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर जमुई से मैदान में उतारा है, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी की अर्चना रविदास से है। जमुई लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 19,05,487 हैं, जिनमें पुरुष मतदाता 9,96,246, महिला वोटर 9,09,190, जबकि ट्रांसजेंडर वोटर 51 है। 19 लाख से ज्यादा वोट वाले जमुई लोकसभा सीट के सियासी समीकरण पर नजर डालें तो पता चलता है कि जमुई में ओबीसी 30%, ईबीसी 10%, सामान्य 25%, मुस्लिम 5%, एससी 20% और एसटी 10% हैं। अब जमुई सीट का जातीय गुणागणित भी समझ लेते हैं। जमुई में सबसे ज्यादा वोट यादव जाति का है। यादव 3 लाख हैं, उसके बाद राजपूत 2 लाख, तीसरे नंबर पर वैश्य जाति के वोट हैं। वैश्य 1.5 लाख मतदाता हैं, जबकि अति पिछड़ा का वोट बैंक है 1.5 लाख के करीब। पिछले 3 चुनाव से इस सीट पर एनडीए का परचम लहराता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि 2024 में जमुई की जनता जनार्दन किसे अपना आशीर्वाद देकर संसद भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार की जिन 4 सीटों पर पहले फेज में 19 अप्रैल को मतदान होना है, उसमें से एक सीट गया भी है। क्या है गया लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास और सियासी समीकरण, आइए जानते हैं। गया, जिसे मोक्ष की नगरी कहते हैं, गया जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, गया जहां देश विदेश से हर साल लाखों पर्यटक पहुंचते हैं, उस गया लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास और सियासी गुणागणित बहुत ही दिलचस्प है। 1957 से अब तक की बात करें तो 5 बार बीजेपी, 5 बार कांग्रेस, 3 बार जनता दल के सांसद रहे, जबकि 1 बार जनसंघ और 1 बार आरजेडी के उम्मीदवार को जीत मिली। गया लोकसभा सीट बिहार की सुरक्षित सीटों में से एक है। गया संसदीय क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं, जिनमें शेरघाटी, बाराचट्टी, बोधगया, गया टाउन, बेलागंज और वजीरगंज शामिल हैं। बाराचट्टी और बोधगया दोनों ही आरक्षित सीटें हैं। गया लोकसभा क्षेत्र में 18,13,183 मतदाता हैं, जिनमें 9,42,188 पुरुष मतदाता और 8,70,974 महिला वोटर हैं, जबकि ट्रांसजेंडर का वोट 21 है। अगर जाति आधारित कुछ बड़े वोट बैंक की बात करें तो गया लोकसभा सीट पर यादव 15.6%, मांझी 12%, पासवान 4% और मुसलमान 12.8% वोटर हैं। 2024 में एनडीए में सीट शेयरिंग के तहत गया सीट हम के खाते में गई, जहां से पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी एनडीए के उम्मीदवार हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के कुमार सर्वजीत के साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब जान लीजिए कि नवादा सीट का चुनावी इतिहास क्या है और नवादा सीट पर सियासी समीकरण कैसा है। जिसकी पहचान बिहार के कश्मीर और सप्त ऋषियों की तपोभूमि के रूप में है, जहां आज भी रामायण और महाभारत काल के कई प्रसंग सुने सुनाए जाते हैं, वो है बिहार का नवादा।
नवादा लोकसभा क्षेत्र बिहार का सबसे दक्षिणी संसदीय क्षेत्र है। इसकी सीमा झारखंड से लगती है। राजनीति की प्रयोगशाला रही नवादा सीट का इलाका लंबे वक्त तक जातीय हिंसा और नक्सल प्रभावित रहा है। यही वजह है कि हर एक चुनाव में यहाँ विकास के मुद्दे हवा हो जाते हैं और जातीय समीकरण हावी हो जाता है। भूमिहार और यादव बहुल नवादा क्षेत्र में राजनीति की धुरी इन्हीं दो जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। कुल मतदाताओं की बात करें तो नवादा लोकसभा सीट पर 20,03,504 वोटर हैं, जिनमें पुरुष वोटर्स की संख्या 10,42,312 है, तो महिला वोटर्स की संख्या 9,61,042 है, जबकि थर्ड जेंडर के वोटर 150 हैं। नवादा लोकसभा क्षेत्र 6 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बना है, जिसका आजादी के बाद से अब तक कई बार परिसीमन हो चुका है। फिलहाल नवादा लोकसभा क्षेत्र में हिसुआ, वारसलीगंज, रजौली, नवादा, गोविंदपुर और बरबीघा विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। नवादा लोकसभा सीट के जातीय गुणागणित पर नजर डालें तो पता चलता है कि यहाँ सबसे ज्यादा वोट भूमिहार जाति के लोगों का है। नवादा सीट पर भूमिहार 22 से 25% हैं, तो यादव, कोयरी, कुर्मी 25% हैं। वैश्य जाति के लोग यहाँ 8% हैं, तो दलित और महादलित का प्रतिशत 20 है। मुस्लिम आबादी 8% और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग का वोट 15% है। नवादा लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास भी बहुत दिलचस्प रहा है। यहाँ ज्यादातर समय तक कांग्रेस और बीजेपी का ही दबदबा देखने को मिला है। 1952 से लेकर 1962 तक इस क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी ही विजयी रहे हैं। 1967 में निर्दलीय प्रत्याशी सूर्य प्रकाश पुरी ने कांग्रेस के विजय रथ को रोका और चुनाव में जीत हासिल की। अगर 1952 से लेकर अब तक हुए चुनाव की बात करें तो नवादा में 8 बार कांग्रेस को जीत मिली, तो बीजेपी उम्मीदवारों ने 4 बार नवादा सीट पर बाजी मारी। 2009 से लेकर 2019 तक नवादा सीट पर एनडीए का कब्जा रहा है। 2009 में डॉक्टर भोला सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीते और 2014 में नवादा से गिरिराज सिंह ने जीत दर्ज की। 2019 के चुनाव में ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी के खाते में चली गई, जहां से एलजेपी के चंदन सिंह सांसद बने। 2024 में एक बार फिर नवादा सीट बीजेपी के पास है। बीजेपी से विवेक ठाकुर मैदान में हैं, जिनका सीधा मुकाबला आरजेडी के श्रवण कुशवाहा से है। वैसे आरजेडी से भागे हुए विनोद यादव ने निर्दलीय मैदान में उतरकर नवादा की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब बात गोड्डा लोकसभा सीट की। यहां लंबे जोड़ तोड़ के बाद कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह के नाम का ऐलान होते ही विरोध के स्वर फूट पड़े हैं। नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर पड़े और प्रत्याशी बदलने के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये हुजूम गोड्डा से अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह के खिलाफ सड़क पर उतर पड़ा है। देवघर के बजरंगी चौक से निकला कांग्रेसियों का ये जत्था नारेबाजी करते हुए कांग्रेस दफ्तर पहुंचा और अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। उग्र कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम दिया कि 7 दिन के अंदर गोड्डा के कांग्रेस उम्मीदवार को नहीं बदला गया तो वो सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। झारखंड लोकसभा में 14, झारखंड राज्य में 14 लोकसभा है और 14 में एक भी पिछड़ा और दलित, खास करके यादव और अल्पसंख्यक समाज को वंचित किया गया है। कांग्रेस में इसके लिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो ग्रास रूट का जो नेता है, जो जमीनी नेता है, उसको टिकट दे, नहीं तो पार्टी को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हैं। देवघर जिला कमेटी 1 सप्ताह के अंदर सामूहिक इस्तीफा दे देगा। लंबे विचार विमर्श के बाद कांग्रेस ने महगामा के विधायक दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। उसके साथ ही गोड्डा के चौक चौराहों पर जमकर आतिशबाजी हुई। उनके समर्थकों ने खूब जश्न मनाया। लोकसभा का टिकट मिलने से उत्साहित दीपिका पांडे सिंह देवघर के वैद्यनाथ मंदिर पहुंची और भोलेनाथ से आशीर्वाद भी मांगा।
पहला बार चुनाव लड़ने का लोकसभा का मौका मिला है, तो मैं इन लोगों से जाकर के आशीर्वाद भी लूँगी, सभी वरिष्ठ नेता से, और खास करके यहाँ आदरणीय श्री के एन झा जी से और हमारे बिहारी सिंह जी से हमने आशीर्वाद लिया है, और मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि हम सब लोग एक साथ हैं। गोड्डा से जीत की हैट्रिक लगा चुके बीजेपी उम्मीदवार को इस बार कांग्रेस उम्मीदवार दीपिका पांडे सिंह चुनौती दे रही है और अपने ही कार्यकर्ताओं के विरोध ने चुनाव से पहले ही उनकी राह मुश्किल कर दी है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। राहुल गांधी ने 11 अप्रैल को भारत से गरीबी मिटाने का खटाखट फॉर्मूला दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि 2024 में सरकार आई तो गरीबी रेखा के नीचे हर महिला के खाते में सालाना 1 लाख रुपए यानी हर महीने 8500 रुपए भेजे जाएंगे और इस फॉर्मूले से भारत में खटाखट गरीबी मिट जाएगी। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। अब की बार जय जय श्री राम। 2019 के लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बाद जब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आज यूपी के 2 लड़के साथ आए तो उनके निशाने पर थी बीजेपी। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के अब की बार 400 पार के नारे पर सीधा प्रहार किया और कहा कि इस बार एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। तो दूसरी तरफ सहारनपुर में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने भी ऐसी ही बात कही। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। राहुल गांधी जी और श्री अखिलेश यादव जी की पार्टियों ने गठबंधन करके 2017 का विधानसभा इसी यूपी के अंदर लड़ा था। तब कांग्रेस भी सांस लेने की स्थिति में थी और समाजवादी पार्टी उस समय सत्ता में थी, लेकिन आज दोनों पार्टियां आईसीयू में पड़ी हुई हैं और जनता इनको ऑक्सीजन देने को तैयार नहीं है। बड़ी बात यह कि 11 अप्रैल को राहुल गांधी ने राजस्थान की रैली में एक झटके में गरीबी हटाने का जो खटाखट फार्मूला दिया था उसको अभी एक हफ्ता भी नहीं बीता है, लेकिन आज उन्होंने उससे यूटर्न ले लिया। आज राहुल गांधी ने कहा कि एक झटके में गरीबी तो नहीं मिट सकती है, उसे चोट जरूर पहुंचाई जा सकती है। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया 8,500 रुपया महीने का खटाखट आता रहेगा और एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। देखिए, ये कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि गरीबी को गहरी चोट पहुंचाई जा सकती है। राहुल गांधी से जब अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने पहले तो सवाल पूछने वाले पत्रकार को ही टारगेट करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस पर पार्टी फैसला करेगी, जबकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कह चुके हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ना या ना लड़ना राहुल गांधी का निजी फैसला होगा। कुछ दिनों पहले ही प्रियंका वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा भी अमेठी से चुनाव लड़ने के संकेत दे चुके हैं, जिसके बाद ये सस्पेंस बना हुआ है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। क्या अमेठी या रायबरेली ये बीजेपी वाला क्वेश्चन है, ये पत्रकार का सवाल। ओपनिंग बॉल बीजेपी क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है, जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। राहुल गांधी जी 2019 का चुनाव हारने के बाद उत्तर प्रदेश छोड़े थे और वर्तमान समय में राहुल गांधी जी की माताजी सोनिया गांधी जी चुनाव का बिगुल बनने से पहले ही उन्होंने राज्यसभा का रास्ता अख्तियार कर लिया था। अखिलेश यादव जी चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है जो एक कहावत होती है कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले।
सीतामढ़ी में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारी में दमखम के साथ भिड़े हुए हैं। चुनाव को लेकर लोगों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसका जायजा लिया है संवाददाता राकेश रंजन ने। सीतामढ़ी में लोकसभा चुनाव की गर्माहट और पूरे परवान पर है। मैं इस वक्त मौजूद हूं सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा स्थित गीता भवन में, और यह गीता भवन कवि और साहित्यकारों का घर माना जाता है। रोज यहाँ कवि और साहित्यकार बैठते हैं और एक साथ राजनीति से लेकर सभी जीवंत वस्तुओं पर चर्चा करते हैं। और आज लोकसभा चुनाव की चर्चा यहाँ पर हो रही है और लोग किस तरीके से लोकसभा चुनाव में अपनी वोट का योगदान करेंगे, इस बात को लेकर कवि और साहित्यकार यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभी तरह की बातें हो रही है। किस तरीके से लोकसभा चुनाव को वो देखते हैं और नेताओं का व्यवहार उनके नजर में किस तरीके का है, इन सब बातों पर चर्चा हो रही है। कि आज जब चुनाव आया है तो जेहन में उनके मेरा गांव आया है। आज जब चुनाव आया है तो जेहन में उनके मेरा गांव आया है। जिन्हें सख्त नफरत थी मलिन बस्ती से, उसी बस्ती के छूने वो पाँव आया है। आज जब चुनाव आया है तो जेहन में उनके मेरा गांव आया है। हमें मौका प्रत्याशी का चयन नहीं करना चाहिए। जो जनता की उम्मीदों पर वार करे, हमें ऐसा उम्मीदवार नहीं चाहिए। जो पदयात्रा नहीं अपने पद के लिए यात्रा करते हो, ऐसा प्रत्याशी भी मुनासिब नहीं है। योग्य, ईमानदार, कर्मठ, जिनके जेहन में सेवा का भाव हो, योग्य उम्मीदवार कर्मठ जिनके जेहन में सेवा का भाव हो, शहर में रहकर भी जिनके दिलों में गांव हो, ऐसे उम्मीदवार का हम चयन करेंगे। घर घर जाकर जन जन की जो व्यथा कथा सुनेंगे। वायुमंडल वाले नहीं, भूमंडल वाले ऐसे उम्मीदवार को इस बार हम चुनेंगे। इस बार हम जो मतदाता है या हमको मतदाता से कहना है कि इन बातों को हम समझें और किसी पार्टी विशेष के बारे में न सोच करके जो जनता की भलाई की बात हो, जो जनता के अच्छे अच्छे कामों की बात हो, राष्ट्र के निर्माण की बात हो, हमको उस पर ध्यान देना। देखिए, जो उम्मीदवार यहाँ अभी तक घोषित हुए हैं, उसी में से किसी न किसी का चयन करना मतदाताओं की मजबूरी है। और हम साहित्यकारों का यह धर्म बनता है कि समाज में हर उम्मीदवार के बारे में जो सच्चाई है, जहाँ तक गांव की बात है वहाँ तक पहुँचाने का काम करें। हम ऐसे उम्मीदवार को चुने जो सीतामढ़ी की ज्वलंत समस्याओं का समाधान कर सके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि साहित्य और साहित्यकार को जीवित रखना अगर हमारे राजनीतिक नेताओं का जिम्मेवारी बन जाता है तो निश्चित रूप से हम एक सफल प्रजातंत्र को तैयार कर सकते हैं। चुनाव हुआ है और राष्ट्रीय पर्व है और इस पर्व में हम लोगों को काफ़ी तनमन से और अपने समाज के लिए, हम अपने जिला के लिए, यहाँ की संस्कृति को बचाने के लिए जो उम्मीदवार हमारे पर खरे उतरते हों, वैसे